हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर फंडा फ्री एजुकेशन रेवोल्यूशन। सो फ्रेंड्स, आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल का अगला टॉपिक जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, वैसे हम उसका ऑलरेडी पार्ट 1 कर चुके हैं और पार्ट 2 आज हम करने जा रहे हैं। ये करेंगे, इसके अंदर बेसिकली हम पढ़ेंगे क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जितने भी डिफरेंट टाइप के ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल थे, देयर आर 7 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। हम उन्हीं को डिस्क्रिप्टिव तौर पे पढ़ेंगे कि वो है क्या, उनका वर्किंग क्राइटेरिया क्या है, जिसके कारण वो एक दूसरे से अलग है। और साथ ही साथ हम और भी चीज़ें उसके बारे में पढ़ेंगे। बिफोर स्टार्टिंग अवर लेक्चर हम आपको बताना चाहते हैं कि नीचे हमारे वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिससे कि हम जो भी अपडेट करते हैं, हम जो भी नए वीडियो डालते हैं, वो आपके पास पहुँचे, आपके पास उसका नोटिफिकेशन प्लीज़ पहुँचे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करना ना भूलें हमारे वीडियो को, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। और ख़ास तौर पे वो बच्चे जिनके जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, वो हमारे सारे फ्रेंड्स इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके, ये आप ही कर सकते हैं। इसलिए प्लीज़ आप लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिए। सो बिफोर स्टार्टिंग हम आपको बताना चाहते हैं कि कैफ इज़ फ्री। ठीक है, हम एक फ्री चैनल है और हमेशा फ्री रहेंगे, हमारा कोई भी वीडियो प्राइवेट नहीं है। एंड बिकॉज कैफ इज़ अ पैशन नॉट अ प्रोफेशन, so please spread this word among the world so that the needy one can benefit it from our channel. So now started our lecture. So different type of operating system हम already पढ़ चुके हैं। उनके नाम क्या है? बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली ये सारे के सारे फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम आपको ये लेक्चर नहीं समझ में आता है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे 2 बार 3 बार जरूर सुनिए। कारण कि ये है कि इसका जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही डिफरेंट है। बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं और बच्चे यहाँ पर बहुत ज़्यादा गलत ऑप्शन को चूज़ कर देते हैं। कारण इसका सिर्फ यही है कि उनको उसका वर्किंग क्राइटेरिया नहीं मालूम होता है। सारे ऑपरेटिंग सिस्टम ऑलमोस्ट एक जैसा ही आपको लगेगा कि ये सब एक जैसे ही परफॉर्मेंस दे रहे हैं, लेकिन उनके अंदर थोड़ा सा जो उनकी फंक्शनैलिटी होती है वो डिफरेंट होती है। आप उसके बेस पे आप राइट वन ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज कर सकते हैं। यही हमारा मेन मोटो है आज के वीडियो को अपलोड करने का, कि आप इस जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उनको आप ढंग से समझ सके, और आपके जब क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आए इनमें से किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड, तो आप करेक्ट वन ऑप्शन को टिक कर सके। तो फ्रेंड्स, हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। साथ ही साथ ये जो नेटवर्किंग एंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये बहुत ही एक दूसरे से, आप इसको अगर आप वैसे देखेंगे, अगर आप इसका सारा जो डेफिनेशन वगैरह पढ़ेंगे, आपको ये बिल्कुल सेम से लगेंगे, लेकिन देयर आर सम डिफरेंसेस। हम वो डिफरेंसेस भी डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम ये सब कुछ करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इसके ऊपर काम डिस्कशन करेंगे। आप ये डायग्राम में देख सकते हैं। जो बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके अंदर क्या हो रखा है, इसके अंदर काफ़ी सारे यूज़र हैं। सबसे पहले आप ये देखिए, काफ़ी सारे क्या है, यूज़र हैं। ये जॉब असाइन कर रहे हैं ऑपरेटर को। जॉब क्या होता है? जॉब कुछ भी हो सकता है। फाइल प्रिंट करना एक जॉब है, ठीक है। आप एक सॉफ्टवेयर ओपन कर रहे हैं, ये एक जॉब है। आप कुछ इनपुट दे रहे हैं, वो भी एक जॉब है। एनीथिंग इज अ जॉब, ठीक है। तो ये जॉब दे रहे हैं ऑपरेटर को, वो जॉब क्या हो रही है, उनको एक बल्क में बैचेस में कन्वर्ट किया जाता है, और इन बैचेस को फिर क्या भेजा जाता है, कंप्यूटर के पास भेजा जाता है प्रोसेसिंग के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो डेफिनेशन है उसके ऊपर आएंगे। डेफिनेशन क्या है? इन अ बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जो बैच प्रोसेसिंग एंड ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसमें क्या है, इस एनवायरनमेंट में यूजर क्या करता है, सबमिट करता है जॉब्स टू अ सेंट्रल प्लेस। कहाँ पर? सेंट्रल प्लेस। ये आपका जो ऑपरेटर है, ये क्या है, सेंट्रल प्लेस है, वेयर दीज जॉब्स आर कलेक्टेड इनटू अ बैच। और फिर ये
कैसे प्रोसेस में कलेक्टेड होती है, बैच में, एंड सब्सिक्वेंटली प्लेस्ड ऑन एन इनपुट क्यू एट द कंप्यूटर वेयर दे विल बी रन। कारण क्या है, एक्चुअली इसमें क्या है कि बैचेस में डेटा लिया जाता है। सपोज इसके अंदर एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी और एक पर्सन है सी। ए ने कहा मुझे XYZ फाइल को क्या करना है, प्रिंट करना है। बी ने कहा मुझे PQR को क्या करना है, प्रिंट करना है। सी ने कहा मुझे जो ABC नाम की एक फाइल है उसे प्रिंट करना है। ये 3 फाइलें हैं, तीनों के काम क्या है, प्रिंटिंग। बैच प्रोसेसिंग में सेम यही होता है, सारा डेटा एक साथ ले लिया जाता है, यानी कि इन तीनों फाइलों को लेगा और उसके बाद वो प्रिंटिंग पे काम करेगा। बस इसको एक क्यू में फॉर्मेट में ले लेगा। पहली क्यू में क्या होगा, आपकी XYZ फाइल होगी, फिर दूसरी क्यू में क्या होगी, PQR, और तीसरी फाइल में तीसरे उसमें क्या होगी, ABC। तो ऐसे केस में क्या होगा, सबसे पहले वो XYZ फाइल पे को प्रिंट करेगा, उसके बाद PQR को, उसके बाद ABC को। इस तरीके से वो एक इनपुट क्यू मतलब कि इनपुट में ले लेता है जो भी आपने उसे काम कराना है, और जो पहली चीज होगी उसके ऊपर काम करेगा, फिर दूसरी पे, फिर तीसरी पे, एंड सो ऑन। तो ये तरीके से आप कर सकते हैं कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट वाली है, जो पहले आएगा उसके ऊपर पहले काम होगी और वो सबसे पहले चला जाएगा काम करके, ठीक है। तो ये इसका एक वर्किंग क्राइटेरिया है। यहाँ पे हमने उसे पढ़ भी लिया है कि इस तरीके से वो पहला डेटा कैस में लेता है, बैचेस में लेता है, इकट्ठा बल्क में, और उसके बाद उसके ऊपर क्या करता है, वो प्रोसेसिंग। नाउ केम टू द नेक्स्ट पॉइंट है, इन दिस केस द यूजर हैज नो इंटरेक्शन विद द जॉब ड्यूरिंग इट्स प्रोसेसिंग। इस प्रोसेसिंग के दौरान जो यूज़र होती है उसकी कोई भी इंटरेक्शन नहीं होती है, वो अपना टास्क दे देता है, कमांड दे देता है, और फिर वो चुप होके साइड में बैठ जाता है, फिर वो कुछ नहीं करेगा। एंड द कंप्यूटर रिस्पॉन्स टाइम is the turnaround time, the time from submission of the job until execution is complete। यह turnaround की जो क्या है आपकी डेफिनेशन है। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है और टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमने अभी सपोज यहाँ पे करा ही था, जैसे एक फाइल 1 है, ये फाइल 2 है, ये फाइल 3 है, और ये फाइल 4 है, इस पे ऊपर काम होना है, ठीक है। इसके ऊपर इसको प्रिंट करने के लिए कितना, सपोज 5 सेकेंड लगते हैं। इसको प्रिंट होने में कितना लगता है, इसे भी 5 सेकेंड लगते हैं। इसे प्रिंट होने में 10 सेकेंड, और इसे प्रिंट होने में 15 सेकेंड। तो जो F1 का रिस्पॉन्स टाइम होगा, F1 का जो रिस्पॉन्स टाइम होगा, यहाँ पे हम रिस्पॉन्स टाइम और टर्न अराउंड टाइम करते हैं, वो कितना होगा, 0 रिस्पॉन्स, क्योंकि वो जैसी है उसके ऊपर काम हो गया। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, जब काम होके उसका पूरा रिजल्ट आए, तो 5 सेकेंड में काम कर जाएगा, इससे फिर इसका टर्न अराउंड टाइम हुआ 5। नेक्स्ट है फाइल 2। फाइल 2 का क्या होगा, फाइल 2 को रिस्पॉन्स कब मिलेगा, जब ये 5 सेकेंड कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसको रिस्पॉन्स मिलेगा 5 सेकेंड के बाद। और फिर इसको कंप्लीट करने में, क्योंकि ये 5 सेकेंड लग रहे हैं ऑलरेडी वो ले रहा है, और इसका पूरा जो होता है काम करने का, मतलब 5 + 5 = 10, ये इसका टर्न अराउंड टाइम हो गया। ऐसे हम 3 का करेंगे। फाइल 3 का क्या होगा, जो रिस्पॉन्स टाइम होगा वो उसे कब मिलेगा, 10 सेकेंड, और इसका टर्न अराउंड टाइम क्या होगा, इन सबको आप प्लस कर लीजिए, 20। ओके, माना कि फाइल 3 को काम करने के लिए सिर्फ 10 सेकेंड की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ पर उसका जो पूरा टर्न अराउंड जो रिजल्ट निकलेगा वो 20 सेकेंड में निकलेगा, दैट इज़ कॉल्ड टर्न अराउंड। तो यही मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपका रिस्पॉन्स है, जब उसको फर्स्ट टाइम रिस्पॉन्स मिलता है और उसके बाद उसको जितना वक्त लगता है अपने टास्क को कंप्लीट करने में, दैट इज कॉल्ड टर्न अराउंड टाइम। ओके, जॉब्स आर प्रोसेस्ड इन द ऑर्डर ऑफ सबमिशन। जॉब कैसे प्रोसेस होती है, जिस ऑर्डर में वो सबमिट करी जाती है। जैसे फाइल 1 पहले प्रोसेस होगी, फिर फाइल 2, फिर फाइल 3 एंड फाइल 4। दैट इज फर्स्ट कम एंड फर्स्ट सर्व फैशन, मतलब कि इसमें क्या है, जो सबसे पहले आएगी उसको सबसे पहले सर्व किया जाएगा। ये इसका वर्किंग क्राइटेरिया है। ओके, द पर्सन विद बैच सिस्टम आर the problems with batch systems are as follows। जो प्रॉब्लम्स आती हैं बैच सिस्टम में वो कौन सी है, यहाँ पे ये 3 प्रॉब्लम्स हमने मेन मेंशन करी है। पहली प्रॉब्लम है लैक ऑफ इंटरेक्शन विद द यूजर एंड द जॉब। यूजर
बस कमांड दे देगा, उसके बाद उसका कोई इंटरेक्शन नहीं रहेगा, उसे फिर कंप्यूटर के ऊपर छोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं होगा कंप्यूटर एंड यूज़र के बीच में। ओके, यहाँ पे काम दे के पीछे हट जाएगा। ओके, नेक्स्ट इसका जो प्रॉब्लम है वो है CPU इज ऑफन आइडल बिकॉज द स्पीड ऑफ द मैकेनिकल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इज स्लोअर देन द CPU। एक्चुअली मैंने तो आपको सिर्फ एक प्रिंटिंग का एक एग्जांपल दिया था। जो हमारा पूरा एक कंप्यूटर होता है वो किस की चीज़ों से मिलके बनता है? CPU से। ओके, हार्डवेयर में आपकी जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, मेमोरी है। ओके, मेमोरी है, इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये सब क्या है? आपका हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये सब के ये आपके कंप्यूटर के क्या है? रिसोर्सेस। ओके, वो ये कह रहा है कि CPU इज ऑफन आइडल बिकॉज कभी भी यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रोसेस प्रिंटिंग का काम दे रहा है। यहाँ पे एक प्रोसेस ने ये प्रिंटिंग का काम दिया है, दूसरे प्रोसेस ने इनपुट लेना है कुछ। ठीक है, तो इनपुट लेना है, इसे इनपुट डिवाइसेस की ज़रूरत है। इसे क्या करवाना है? प्रिंट कराना है, तो इसे किसकी ज़रूरत है? आउटपुट डिवाइसेस की ज़रूरत है। इस प्रोसेस को क्या करना है? कोई डेटा आपका मेमोरी में स्टोर करना है, तब इसे किसकी ज़रूरत है? मेमोरी की। ओके, और एक प्रोसेस 4 है जिसे कैलकुलेशन करेगी, इसे किसकी ज़रूरत पड़ेगी? CPU की। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि ऐसे केस में जब बैच में आएगा, जब उसे सिर्फ आउटपुट ही आउटपुट लेना है, तो ऐसे केस में आपका CPU और ऑलमोस्ट क्या है? आइडल है। आउटपुट के वक्त पे तो किसका है? आउटपुट डिवाइसेस लाइक मॉनिटर, आपका प्रिंटर, इनका काम है। ठीक है ना। ऐसे जब प्रोसेस 2 जिसका काम है इनपुट लेना, तब भी उसमें किसको यूज़ किया जा रहा है? हार्डवेयर को। हार्डवेयर में भी किसको? इनपुट डिवाइसेस लाइक कीबोर्ड या माउस को। ठीक है, जब प्रोसेस 3 है इसको स्टोर करना है, इसे भी किसकी जरूरत पड़ रही है? हार्डवेयर की। अब आप देखिए 3 प्रोसेस हो रहे हैं, लेकिन इस दौरान CPU का काम क्या है? नल, कुछ भी नहीं कर पा रहा। तो ऐसे केस में क्या है? वो यही बताना चाह रहे हैं हम कि जो CPU होता है बैच प्रोसेसिंग के अंदर, वो नॉर्मली आइडल हो जाता है, वो कुछ नहीं करता है, खाली बैठा रहता है। इससे क्या मतलब क्या है कि जो CPU बहुत सारे काम कर सकता है, अगर यही काम बांट दिए जाते, ये सारे काम एक साथ किए जाते, आप ये देखिए एक आउटपुट का काम ले रहा है, एक इनपुट का, एक मेमोरी का, एक CPU का, सारी चीज़ें अगर हम एक साथ भी कर सकते हैं, तो सब लोग काम एक साथ भी करेंगे, और साथ ही साथ आपका जो आउटपुट निकलेगा इन प्रोसेस को परफॉर्म करने का, वो भी ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। सारे काम एक साथ होंगे तो जल्दी होगा। तो यहीं पे ये हम कह रहे हैं कि CPU क्या होता है? मोस्ट ऑफनली क्या होता है? आइडल हो जाता है बिकॉज द स्पीड ऑफ द मैकेनिकल इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इज स्लोअर देन द CPU। ओके, नेक्स्ट है डिफिकल्ट टू प्रोवाइड द डिजायर्ड प्रायोरिटी। कभी सपोज ये P4, जो हमारा P4 प्रोसेस 4 है, इसकी प्रायोरिटी पहले है, ये पहले होना चाहिए कायदे से, लेकिन ये बाद में आया है। लेकिन यहाँ पर हम कुछ कर ही नहीं सकते क्योंकि इसका तो जो वर्किंग क्राइटेरिया है वो क्या है? FIFO बेस्ड है। ठीक है, तो ऐसे केस में जो ये इसकी माना इसकी प्रायोरिटी क्या है? हायर प्रायोरिटी है, पर तब भी इसको वेट करना पड़ेगा जब तक आगे की 3 प्रोसेस ना हो पाए। इसीलिए इसकी जो प्रायोरिटी है बैच प्रोसेसिंग में, हम नहीं कर सकते कि भाई पहले इस काम को करो बाद में उसको करो, तो प्रायोरिटी बनाना मुश्किल हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड, ये बहुत ओल्ड फैशन ऑपरेटिंग सिस्टम है और नाउ डेज ये नहीं होता है। अब आ जाते हैं हम टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है? CPU एक ही है। ठीक है, काफ़ी सारे यूज़र उससे क्या है? अटैच्ड है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं 6 यूज़र अटैच्ड है। 6 के 6 यूज़र क्या कर रहे हैं? यहाँ पर अपना काम CPU को दे रहे हैं। कोई कह रहा है भाई मेरी फाइल प्रिंट कर दो, कोई कह रहा है मेरा ये डेटा मेमोरी में डाल दो, कोई कह रहा है कि भाई मुझसे इनपुट ले लो, कोई कह रहा है मेरी कैलकुलेशन कर दो, कोई कह रहा है मुझे ज़रा मेमोरी में से ये फाइल निकाल के दिखा दो, कोई कह रहा है मेरा ये सॉफ्टवेयर खोल दो। मतलब कि आप समझ सकते हैं इसमें सब ने अपने अलग अलग काम दिए हैं। तो टाइम शेयरिंग में बेसिकली क्या होता है? एक टाइम स्लॉट दे दिया जाता है, 2 सेकेंड। वैसे मैं आपको ये सेकंड बोल रही हूँ, नैनो सेकंड में काम होता है। कंप्यूटर बहुत फास्टली काम करता है तो नैनो सेकंड, लेकिन हम जस्ट बात करते हैं कि सपोज 2 सेकंड का एक टाइम स्लॉट दे दिया गया है। 2 सेकंड के लिए टाइम यूज़र के पास रहेगा CPU। अगर इसको काम करवाना है, इसे नहीं करवाना है, तो ये 2 सेकंड तक सिर्फ इसका वेट करेगा, फिर यूज़र 2 पे चला जाएगा, यूज़र 3 पे चला जाएगा। ऐसे 2 सेकंड के गैप में ये क्या करेगा? यानी कि 1 2 3 4 5
मतलब कि ये 6-12 सेकेंड 12 सेकेंड में ये सब लोगों के पास जाके उनका थोड़ा थोड़ा काम कर देगा, फिर वो दोबारा सबके पास जाके थोड़ा थोड़ा काम कर देगा। और ऐसे केस में क्या होगा कि सपोज ऐसे यूज़र 1 का 2 सेकेंड का ही काम था, इसका काम हो गया। अब क्या करेगा ये, सीधे जब यूज़र 6 पर आएगा तो यूज़र 2 पर आएगा, क्योंकि यूज़र 1 का तो काम हो चुका है। तो इस तरीके से वो गोल गोल घूमता रहेगा और उनका सबका काम क्या करता रहेगा। इस तरीके से टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में काफ़ी सारे टास्क जो यूज़र देते हैं, अलग अलग यूज़र, उनको एक साथ साइमल्टेनियसली परफॉर्म कर पाता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। नाउ कम टू द डेफिनेशन। Another mode for delivering computing services is provided by time sharing operating system। दूसरा जो हमारी सर्विस हमने अभी आपको बताई है जो प्रोवाइड करी जाती है वो है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। In this environment, a computer provides computing services to several or many user concurrently online। यहाँ पे क्या होता है, ऑनलाइन काफ़ी सारे यूज़र एक साथ उनसे काम ले सकता है और उनके कामों को वो परफॉर्म कर सकता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट। हियर द वेरियस यूजर आर शेयरिंग द सेंट्रल प्रोसेसर। यहाँ पे जो सीपीयू होता है वो एक ही होता है, उसको सारे क्या कर रहे होते हैं, यूजर शेयर कर रहे होते हैं। द मेमोरी, और मेमोरी भी सेम, एक्चुअली यहाँ पे जो मेमोरी है, जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो सारे यूजर, मतलब सिर्फ सीपीयू ही नहीं, जितने भी कंप्यूटर के रिसोर्सेज हमने बात करी थी, सीपीयू, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उन्हें काफ़ी सारे यूज़र एक साथ शेयर कर रहे होते हैं। एंड द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इन अ मैनर फैसिलिटेटेड, कंट्रोल्ड एंड मॉनिटर्ड बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि मेमोरी, सीपीयू, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इन सबको, ये होता एक ही है लेकिन इन सबको सारे यूज़र क्या कर रहे होते हैं, शेयर कर रहे होते हैं। जैसे अभी हमने बात करी कि यूज़र 1 को सिर्फ प्रिंट कराना है तो उसे किसकी ज़रूरत है, आउटपुट डिवाइसेस की। यूज़र 1 को क्या करना है, कुछ इनपुट देना है तो उसे किसकी ज़रूरत है, इनपुट डिवाइसेस की। यूज़र 3 को कैलकुलेशन कराना है तो उसको किसकी ज़रूरत है, सीपीयू की। यूज़र 4 को कोई डेटा आपका मेमोरी में स्टोर करना है तो उसे किसकी ज़रूरत है, मेमोरी की। तो एक साथ एक अच्छे मैनर में क्या होता है, टाइम शेयरिंग में सारे लोग एक साथ, सारे यूज़र अपना काम करवा लेते हैं। इसका फ़ायदा क्या है कि हमारे जो कंप्यूटर के रिसोर्सेज हैं वो वेल मैनेज तरीके से यूज़ हो जाते हैं, जो कि हमने अभी जो बैच प्रोसेसिंग पढ़ा था उसमें ये पॉसिबल नहीं था। So the user in this environment had nearly full interaction with the program during its execution, and the computer response time may be expected to be no more than a few seconds। हमने क्या बोला था, उसके अंदर एक प्रोसेस कंप्लीट होगा तभी दूसरे प्रोसेस का रिस्पांस मिलेगा। तो यहाँ पे जो रिस्पांस टाइम होता है बिल्कुल ना के बराबर, या आप कह सकते हैं कुछ सेकंड का हो सकता है, लेकिन सबको रिस्पांस मिलता है जल्दी से जल्दी। ये इसका एक मेजर एडवांटेज है। दैट इज़ वाई टाइम शेयरिंग आजकल यूज़ होता है। ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या हैं, प्रोवाइड द एडवांटेजेस ऑफ क्विक रिस्पांस, क्योंकि जल्द से जल्द रिस्पांस मिलेगा हर प्रोसेस को, हर यूज़र को। रिड्यूस सीपीयू आइडल टाइम, सीपीयू कम वक्त के लिए आइडल रहेगा, क्योंकि जब सारे यूज़र के लिए वो काम करेगा तो कोई ना कोई तो अपना कैलकुलेशन का वर्क उसे देगा ही, हर कोई तो इनपुट आउटपुट की रिक्वायरमेंट नहीं रखेगा। तो ऐसे केस में जो हम सीपीयू का आइडल, जो बैठे रहने का काम है, वो ख़त्म हो जाता है, वो वर्क करता रहेगा। ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या है, प्रॉब्लम ऑफ रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी मीन्स कि क्योंकि वो एक ही सीपीयू है, सभी ने एक साथ ही कैलकुलेशन का काम दे दिया, ये बहुत कम चांसेस है। सभी ने सीपीयू की डिमांड कर दी कि हमें सीपीयू की ज़रूरत है, हमें कैलकुलेशन चाहिए, हमें ये चाहिए, जो भी सीपीयू के वर्क होते हैं वो चाहिए। तो ऐसे केस में वो थोड़ा आपका क्या हो सकता है, शट डाउन भी, शट डाउन इन द सेंस कि वो क्रैम्प हो सकता है। तो ऐसे केस में रिलायबिलिटी होना थोड़ी सी मुश्किलात होती है। और नेक्स्ट इसका जो डिसएडवांटेज है, क्वेश्चन ऑफ सिक्योरिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ यूज़र प्रोग्राम एंड डेटा। एक फाइल को ये यूज़र भी यूज़ कर रहा है, दूसरी उसी फाइल को सेम ये भी यूज़र भी यूज़ कर रहा है, इन दोनों ने ही फाइल को यूज़ करा है, दोनों ही इसमें ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं आराम से। ठीक है, तो यहाँ पर सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी जब मेंटेन करना होती है वो थोड़ी सी मुश्किल होती है, थोड़े से रूल्स रेगुलेशंस लगाने पड़ते हैं। तो ये दो मेन डिसएडवांटेज है टाइम शेयरिंग के। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट, मल्टी प्रोग्रामिंग। बेसिकली
कई बार क्वेश्चन आता है टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग के ऊपर, मल्टी प्रोग्रामिंग में, ठीक है। ये दोनों ही सेम है। आपको अगर आप इसका भी जो वर्किंग क्राइटेरिया पढ़ेंगे इसमें डिफरेंसेस क्या है, सबसे पहले तो हम पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद कहेंगे कि एक डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होते हैं, मेमोरी में काफ़ी नॉर्मली जितने भी प्रोसेसेस होते हैं, जो भी प्रोसेसेस कराए जाते हैं वो किस में कराए जाते हैं, वो कहाँ पे स्टोर होते हैं। ये कई बार क्वेश्चन भी आता है, जो प्रोसेसेस होते हैं वो कहाँ पे स्टोर होते हैं, हमारी मेमोरी में, ठीक है, वो भी मेन मेमोरी में। ओके, हमेशा मेन मेमोरी में प्रोसेस स्टोर होंगे। ये प्रोसेस 1 है, ये प्रोसेस 2 है, ये प्रोसेस 3 है, ये प्रोसेस 4 है, एंड सो ऑन। ये हमारा क्या है, ये सीपीयू है, ठीक है। और ये क्या है, हमारी आईओ डिवाइसेस। आईओ डिवाइसेस कुछ भी हो सकती है। प्रोसेस 1 आया सीपीयू के पास, ठीक है, इसने कुछ कैलकुलेशन करी, ठीक है। ये यहाँ पर तब तक रहेगा जब तक इसे कैलकुलेशन करनी है। जैसे ही इसको इनपुट या आउटपुट की ज़रूरत पड़ गई, ये कहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ पर P1 कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से उठ के, मतलब कि P1 पहले यहाँ पर था, ये यहाँ से हट के कहाँ पर आ गया, यहाँ पर इनपुट आउटपुट के। और जब क्योंकि ये इनपुट आउटपुट लेने चला गया है, तब ऐसे केस में क्या आ जाएगा, आपका P2 इसमें आ जाएगा और P2 अपना काम कराएगा। नॉर्मली हर प्रोसेस को सीपीयू के साथ साथ इनपुट आउटपुट की ज़रूरत भी पड़ती है, ठीक है। फिर अगर P2 को भी ज़रूरत पड़ गई तो फिर उसे भी ट्रांसफ़र कहाँ करा जाएगा, इनपुट आउटपुट के पास, और P3 आ जाएगा, ठीक है। अब P3 जब अपना काम कर रहा है, तभी P2 ने अपना इनपुट आउटपुट ले लिया है, तो P3 जैसे ही काम कर लेगा, अगर उसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की जरूरत है तो वो तो इनपुट आउटपुट के पास आएगा, वरना वो अगेन मेमोरी में स्टोर हो जाएगा अपना थोड़ा सा काम लेके, और P2 दोबारा वापस कहाँ आ जाएगा, CPU के पास। तो देखा जाए यहाँ पे टाइम शेयर हो रहा है, हर प्रोसेस टाइम को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। और ऐसे केस में क्या हो रहा है, आपका इनपुट आउटपुट भी और आपकी जो सीपीयू है उनका बहुत अच्छे से एफिशिएंटली यूज़ भी हो पा रहा है, ना सीपीयू आइडल है और ना ही इनपुट आउटपुट। जिसको जैसे जैसे काम मिलता जा रहा है वो एक दूसरे के पास ट्रांसफ़र करता जा रहा है। ये होता है मल्टी प्रोग्रामिंग। टाइम शेयरिंग में भी आपने यही देखा कि टाइम शेयर होता है, जैसे वो काम खत्म होगा वो आगे बढ़ेगा, थोड़ा सा काम करके आगे बढ़ेगा। सेम इसमें भी थोड़ा थोड़ा काम हो रहा है, आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन टाइम शेयरिंग और मल्टी प्रोग्रामिंग, जितने भी मल्टी प्रोग्रामिंग टास्क है, क्वेश्चन कई बार आता है कि जो मल्टी प्रोग्रामिंग होता है क्या वो टाइम शेयरिंग होता है, आपका आंसर होगा यस। और फिर अगर पूछा जाए जो टाइम शेयरिंग होते हैं, टाइम से शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, वो क्या मल्टी प्रोग्रामिंग होते हैं, आपका आंसर होगा नो। नो मतलब कि कुछ टाइम शेयरिंग प्रोसेस जो इस तरीके के टास्क परफॉर्म करते हैं, दे कम्स इन मल्टी प्रोग्रामिंग, बट नॉट ऑल, ओके, नॉट ऑल। सो इसलिए जो मल्टी प्रोग्रामिंग होते हैं वो तो टाइम शेयरिंग होते हैं, बट टाइम शेयरिंग जो होते हैं वो मल्टी प्रोग्रामिंग नहीं होते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, ओके। अब आ जाते हैं हम इसकी डेफिनेशन पे। इन दिस द ऑपरेटिंग सिस्टम पिक्स एंड बिगन टू एग्जीक्यूट वन जॉब फ्रॉम द मेमोरी। जैसे मैंने आपको बताया, मेमोरी में से एक जॉब उठाएगा, उसके ऊपर क्या करेगा, टास्क करना, अपना काम करना शुरू करेगा। वंस दिस जॉब्स नीड एन आईओ ऑपरेशन, जैसे ही अगर इसको कुछ इनपुट आउटपुट का काम करना है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, स्विच टू अनदर जॉब, सीपीयू एंड ओएस ऑलवेज बिजी। वो क्या करता है, इसको इनपुट आउटपुट के पास भेज देगा और दूसरी जॉब को उठा के सीपीयू के पास भेज देगा। इस तरीके से आपका जो सीपीयू है वो क्या रहेगा, हमेशा बिजी रहेगा, वो आइडल नहीं रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जॉब इन द मेमोरी आर ऑलवेज लेस देन द नंबर ऑफ जॉब ऑन डिस्क। जॉब कितनी ले सकता है, ये वो बात बता रहे हैं, जितना मेमोरी का स्पेस है, ओके। सपोज मेमोरी ये है आपकी, वैसे तो बेसिकली मेमोरी बहुत बड़ी है, यहाँ पे जस्ट फॉर एन एग्जांपल 1 2 3 4 5, ये सिर्फ 5 ही प्रोसेस को लेने की कैपेसिटी रखता है। तो वो यही कह रहा है कि नंबर ऑफ जॉब्स कितनी ले सकता है मल्टी प्रोग्रामिंग के अंदर, जितनी उसकी मेमोरी की कैपेसिटी है। सपोज यहाँ पे अगर वो 5 प्रोसेसेस को कैरी कर सकता है तो 5 प्रोसेस ही यहाँ पर आ सकते हैं, यहीं पे स्टोर हो सकते हैं।
और क्योंकि वो इस तरीके से आगे पीछे होते रहते हैं, कभी इनपुट आउटपुट के पास चले गए, कभी सीपीयू के पास चले गए, दैट इज कॉल्ड जॉब पूल। कभी वो मेमोरी के पास आ गए, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड जॉब पूलिंग, ठीक है। इफ सेवरल जॉब्स आर रेडी टू रन एट द सेम टाइम, सपोज सारी की सारी जॉब्स यहाँ पे जितनी भी, एक ये आपका P1 है, P2 है, P3 है, P4 एंड P5, ये सारी की सारी रेडी है, देन सिस्टम चूज वन टू रन CPU शेड्यूलिंग। आपके लिए इतना जानना ज़रूरी नहीं है, अगर आप MCA या BCA के स्टूडेंट हो तो आपको मालूम हो CPU शेड्यूलिंग क्या होती है। बहुत तरीके की CPU शेड्यूलिंग होती है, तकरीबन 11-12 तरीके की। उनमें से कोई एक शेड्यूलिंग ली जाती है कि अगर सारे के सारे ही एक साथ आ गए हैं तो किस तरीके से इसमें फिर चूज़ करा जाता है। एक तरीका ये है कि वही जैसे टाइम शेयरिंग, जिसे हम राउंड रॉबिन शेड्यूलिंग कहते हैं, कि सबको 2-2 सेकंड का दे दिया जाता है। उस 2 सेकंड के लिए इस पे काम करेगा, P1 पे, फिर P2 पे, फिर P3 के लिए, फिर P4 के लिए। P1 का जैसे ही करेगा फिर दोबारा मेमोरी में डाल देगा, फिर P2 के ऊपर काम करेगा, फिर दोबारा उसे मेमोरी में डाल देगा। इस तरीके से टास्क परफॉर्म करता चला जाएगा सबके संग। बहुत सारे तरीके हैं, ओके। तो वो CPU शेड्यूलिंग को यूज़ करता है अगर एक साथ काफ़ी सारी जॉब्स एक साथ परफॉर्म करने के लिए तैयार हो गई है। नेक्स्ट है, इन नॉन मल्टी प्रोग्राम सिस्टम देयर आर मूवमेंट व्हेन CPU सिट्स आइडल एंड डज नॉट डू एनी वर्क। जो मल्टी प्रोग्राम होता है उसमें क्या होता है, जो नॉन मल्टी प्रोग्राम हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसमें CPU को नॉर्मली क्या होता है, आइडल बैठना पड़ता है, वो कुछ भी नहीं करता। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, इन मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम CPU विल नेवर बी आइडल और कीप्स ऑन प्रोसेसिंग। ये हमेशा काम करता रहता है, बिजी रहता है, जैसा कि हम ऑलरेडी इसके वर्किंग क्राइटेरिया में पढ़ चुके हैं, ओके। नेक्स्ट है, टाइम शेयरिंग सिस्टम आर वेरी सिमिलर टू मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। इनफैक्ट टाइम शेयरिंग आर एन एक्सटेंशन ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम। जो टाइम शेयरिंग होता है वो क्या है, मल्टी प्रोग्रामिंग का एक्सटेंशन है। In time sharing system, the prime focus is on minimizing the response time, while in multi-programming, the prime focus is to maximize the CPU usage. टाइम शेयरिंग का जो मेन मोटो क्या है, रिस्पॉन्स टाइम, कि सबको जल्दी से जल्द रिस्पॉन्स मिले, तो मिनिमाइजिंग द रिस्पॉन्स टाइम इसका ये मेन मोटो होता है। और मल्टी प्रोग्रामिंग का मेन मोटो क्या होता है कि मैक्सिमाइज द CPU यूजेज, कि CPU ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होता रहे, वो बिजी रहे हमेशा, ये उसका मेन मोटो है। नेक्स्ट जो हमारी चौथी हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम पर हम आ गए हैं, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या है, इसमें ये अलग अलग प्रोसेसिंग से आप समझ गए होंगे कि प्रोसेसर, यहाँ पे अलग अलग प्रोसेसर्स तो होंगे, CPU 1, CPU 2, CPU 3, लेकिन एक कॉमन इनको मेमोरी, ये मेमोरी भी कॉमन होगी इनकी, ठीक है। ये जो रिसोर्सेज, बाकी के रिसोर्सेज होते हैं वो कॉमन होते हैं, बस जो प्रोसेसर्स होते हैं CPUs वो अलग अलग हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। तो अ मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्रोसेसर दैट शेयर्स अ कॉमन फिजिकल मेमोरी। इनकी जो मेमोरी होती है वो सेम होती है, एक ही मेमोरी होती है, वही CPU 1 भी शेयर करेगा, वही CPU 2 भी शेयर करेगा, CPU 3 भी वही मेमोरी यूज़ करेगा। इन मल्टी प्रोसेसर सिस्टम प्रोवाइड्स हायर कंप्यूटिंग पावर एंड CPU। डेफिनेटली यहाँ पे तीन प्रोसेसर लगे हुए हैं, तो डेफिनेटली ये आपको हायर कंप्यूटिंग पावर प्रोवाइड कराएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्पीड पे काम हो जाएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा यहाँ पे प्रोसेसर लगेंगे उतनी तेज़ी से काम होगा। सारे ही प्रोसेस, यहाँ पे 3 प्रोसेस एक साथ काम कर सकते हैं अगर आप देखें तो यहाँ पे कोई भी टाइम शेयरिंग आपको करने की ज़रूरत नहीं है, सभी को एक साथ 3 प्रोसेस आए, तीनों के साथ, तीनों एक साथ करके चलेगा। फिर एक इकट्ठे फिर आगे के 3 आए, तो देखा जाए 3 प्रोसेस एक साथ टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, तो मल्टी प्रोसेसिंग में जो काम करने की स्पीड होती है वो क्या हो जाती है, बहुत तेज हो जाती है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है, इन मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम ऑल प्रोसेसर्स ऑपरेट अंडर सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी प्रोसेसर में क्या होता है, जितने भी प्रोसेसर ऑपरेट होते हैं वो किस में होते हैं, सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम को, एक ही में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा होता है वो सिंगल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हो रहा होता है। फॉलोइंग आर सम एडवांटेजेस ऑफ दिस टाइप ऑफ सिस्टम। कुछ एडवांटेजेस हम इसके यहाँ पे पढ़ेंगे। एनहेंस परफॉर्मेंस, ये परफॉर्मेंस को क्या करता है, एनहेंस करता है। Execution of several tasks by different processor concurrently increase the system throughput without speeding up the execution of a single task. What does it mean?
एक साथ सारे जो एक साथ होते हैं, काफ़ी सारे जो टास्क होते हैं उनको एक साथ क्या करता है, एग्जीक्यूट किया जाता है बाय यूजिंग डिफरेंट प्रोसेसर। यहाँ पे काफ़ी प्रोसेसर लगे हैं तो एक साथ काफ़ी सारे टास्क परफॉर्म होंगे। तो इससे क्या होता है, इंक्रीज द सिस्टम थ्रूपुट। जो थ्रूपुट जो वो आपको रिजल्ट प्रोवाइड कराएगा वो बहुत जल्दी से प्रोवाइड कराएगा। तो क्योंकि यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन होता है वो बहुत तेज़ी से होता है तो थ्रूपुट भी इसका क्या होगा, जल्दी से मिलेगा आपको। ओके, नेक्स्ट है इसका एडवांटेज, इस पॉसिबल system divides tasks into many subtasks and these subtasks can be executed in parallel in different processor, thereby speeding up the execution of single task। ये भी पॉसिबल है कि सपोज एक ही प्रोसेस है, ठीक है, वैसे तो अगर वो एक ही सीपीयू के कारण काम करे और इसमें सपोज इसके कुछ सब टास्क है 1 2 3 एंड 4, इन सबको अगर वो एक साथ इनके ऊपर परफॉर्मेंस देता है, मतलब कि एक ही सीपीयू इसको यूज़ करता है, तो उसको सपोज लगता है क्योंकि ये सब इसको भी करने में इस सब टास्क को 2 सेकेंड, इसको भी 2 सेकेंड, इसको भी 2 सेकेंड और इसको भी सपोज 2 सेकेंड लगा। ओके, इन सबको करने में सीपीयू को फिर कितना वक्त लगेगा, आपके 8 सेकेंड का वक्त लगेगा। ठीक है, सपोज लेकिन यहाँ पे सीपीयू 1 है, सीपीयू 2 है, सीपीयू 3 है एंड सीपीयू 4, 4 प्रोसेसर्स लगे हुए, सबको ये टास्क दे दिया गया, इसके जो सब टास्क थे वो दे दिए गए, सभी ने 2-2 सेकेंड में इनको क्या करा, परफॉर्म करा। तो इसका जो थ्रूपुट आया वो कितने में आया, 2 सेकेंड में ही आ गया। जो सिंगल सीपीयू यूज़ करने में 8 सेकेंड में इसका रिजल्ट आ रहा है, वो ही मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने में 2 सेकेंड में इसका क्या आ गया, रिजल्ट आ गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, जो स्पीडिंग अप कर सकते हैं अपने सिंगल टास्क को भी। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ वन है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें कुछ भी नहीं, बेसिकली हम यहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली रियल टाइम से ही वो पता चल जाता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे जगह पे यूज़ करा जाता है जहाँ पर जो उसको रिजल्ट देना है कि उसे 5 सेकंड के अंदर सपोज रिजल्ट देना है, तो उसे 5 सेकंड के अंदर ही रिजल्ट देना है। ओके, वो 5 के 6 सेकंड नहीं कर सकता। ऐसे केसेस में हम लेकर आते हैं रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जो जिनका जो एक मोटो होता है कि उन्हें इतनी देर में रिस्पांस दे देना है तो उन्हें देना है। ठीक है, और बेसिकली जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं कहाँ पर यूज़ होते हैं, जब सपोज हमें मिसाइल लॉन्च करनी है, मिसाइल लॉन्च करने में एक एक सेकेंड का काउंट होता है। अगर उसमें आपने 1 सेकेंड, सपोज आपने 1 सेकेंड की भी देरी कर दी तो इतनी देर में तो दुश्मन है वो आपके ऊपर मिसाइल डाल देगा। ठीक है, आप तबाह हो जाएंगे। तो ऐसे केसेस ये होते हैं रियल टाइम कि यहाँ पे 1 सेकेंड तक की डिले क्या है, बर्दाश्त नहीं होगी। तो ऐसे केसेस में इन जगहों पर ही रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करा जाता है। वैसे वेदर रिपोर्टिंग है, सपोज बारिश होनी है आज सुबह, ठीक है, लेकिन ये रिपोर्ट आपको मिलती है 2 दिन बाद, तो फ़ायदा क्या होगा, ऐसी रिपोर्ट देने का कोई फ़ायदा नहीं। यहाँ पर आपको 2 दिन पहले पता चल जाती है कि बारिश होने वाली है। ये वेदर फोरकास्टिंग, जो इस तरीके की जगह होते हैं, इस तरीके के कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वहाँ पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करा जाता है, यूज़ किया जाता है। तो आ जाते हैं इसके पॉइंट्स पे। डिज़ाइन टू सर्विस दोज एप्लीकेशंस वेयर रिस्पॉन्स टाइम is of the sense or in order to prevent error, misrepresentation और even disaster। मैंने आपको जैसे मिसाइल का एग्जांपल दिया कि अगर आपने 1 सेकंड की देरी करी तो दुश्मन आपके ऊपर मिसाइल डाल देगा। तो यहाँ पे कोई डिजास्टर तक हो सकता है, मतलब कि एरर या मिस रिप्रेजेंटेशन तो है ही, लेकिन कोई डिजास्टर भी हो सकता है। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए इसका जो रिस्पॉन्स देना है वो विद इन टाइम बहुत ज़रूरी है। तो ये इस ऐसी सर्विसेज को सर्व करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बना है। ओके, एग्जाम्पल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आर दोज विच हैंडल एयरलाइंस रिजर्वेशंस, जहाँ पर रिजर्वेशन होती है। सपोज टिकट रिजर्वेशन है, मुझे यहाँ से जम्मू जाना है, दिल्ली से जम्मू जाना है, मैं यहाँ से भी रिजर्वेशन करा रही हूँ। कोई है जो सपोज आपके देहरादून में बैठा हुआ, उसे भी जम्मू जाना है, वो दिल्ली आके तो रिजर्वेशन नहीं कराएगा, वो अपने घर से बैठ के करेगा। कोई बॉम्बे से जम्मू जाना चाहता है तो वो बॉम्बे में बैठे बैठे करेगा, वो दिल्ली तो नहीं आएगा। तो ऐसे सब लोग अपने जगह से बैठ के रिजर्वेशन कर सकते हैं,
चाहे वो एयरलाइन हो या वो रेलवे रिजर्वेशन हो। और लेकिन जो आपकी ट्रेन है या आपकी एयरलाइन है उस पर सीट्स लिमिटेड है, ठीक है। तो आपको इसमें देखा होगा कि जैसी किसी ने अगर बुकिंग करा ली तो एकदम से सीट रिजर्व हो जाती है। अगर वो अपडेट करने में ये पूरा एक दिन लगाती है तो एक ही सीट के ऊपर 4 लोग अपनी दावेदारी ठोक देंगे कि भाई मैंने भी सीट रिजर्व कराई थी, दूसरा कहेगा मैंने भी कराई थी, तीसरा कहेगा मैंने भी कराई थी। तो ये जो इस तरीके के जगहों पर कहाँ ऐसी जो मैंने आपको बताई है यहाँ पे ये एयरलाइन रिजर्वेशन, यहाँ पे भी किसका यूज हो रहा है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का। मशीन टूल कंट्रोल, रोबोटिक में भी ये होता है कि वो कुछ जैसे रोबोट्स होते हैं उनका काम होता है पर्टिकुलर टास्क करने का, ठीक है। तो मशीन टूल कंट्रोल में भी किसका यूज होता है, आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का। एंड मॉनिटरिंग ऑफ अ न्यूक्लियर पावर स्टेशन, जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है वहां पर भी इनका यूज होता है। ये कुछ एग्जाम्पल है, लेकिन जैसे मैंने आपको मिसाइल का एग्जाम्पल दिया, बैंकिंग का एग्जाम्पल है, ये सारे के सारे जो है आपके रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में आते हैं। यहाँ पे जो 1 सेकेंड की भी डिले है उससे कुछ भी बड़ा एरर, कुछ भी मिस रिप्रेजेंटेशन या कोई भी डिजास्टर हो सकता है। The system in this case are designed to be interrupted by external signal that require the immediate attention of the computer system। यहाँ पे ऐसे सिस्टम में अगर सपोज कुछ आप कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो होके ही रहेगा। आपका यहाँ पे कुछ सिग्नल्स होते हैं एक्सटर्नल सिग्नल, अगर आप उसे रोकना चाहे तो आप वहाँ पे उसे इंटरप्ट भी कर सकते हैं। जैसे आपने मिसाइल छोड़ने का कमांड दे दिया, लेकिन आपको जैसे ही आप देने जा रहे हैं आपको रियलाइज हो गया कि नहीं ये नहीं करना है, लेकिन कुछ ही सेकंड नैनो सेकंड में तो आप उसे रोक सकते हैं। लेकिन एकदम से अगर आपने कमांड दे दिया तो फिर उसे रोकना इम्पॉसिबल है। ओके, तो इंटरप्ट किया जा सकता है, लेकिन बहुत ही कम केसेस में पॉसिबल है, वैसे पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन आप चाहो तो इसको इंटरप्ट भी कर सकते हैं एक्सटर्नल सिग्नल्स के थ्रू, जिससे कि वो कंप्यूटर उस टास्क को ना परफॉर्म करे, ठीक है। These real-time operating system are used to control machinery, scientific instrument and industrial system। इन सब जगहों पर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज होता है। रियल टाइम जो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं 2 तरीके के होते हैं, हार्ड होते हैं और दूसरे सॉफ्ट होते हैं। हार्ड वो होते हैं जिस पर 1 सेकेंड, मतलब कि 1 सेकेंड क्या कुछ भी उसमें डिले बर्दाश्त नहीं है, जिसमें मेन जो होते हैं वेदर फॉरकास्टिंग है आपका, मिसाइल्स का आप कह सकते हैं जो एग्जांपल, वो इसके अंदर आता है। सॉफ्ट जो रियल टाइम होता है उसमें कुछ सेकंड का डिले तब भी मान लिया जाता है, लाइक वेदर फॉरकास्टिंग, अगर वो 2 सेकंड बाद भी आपके पास रिपोर्ट आती है कोई प्रॉब्लम नहीं, नो इशू। और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जिसके अंदर 1-2 सेकंड की, जैसे आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं, आप बैंक में डिपॉजिट कराते हैं, आपके पास आपका जो बैंकिंग का जो बैंक का आपका अकाउंट है वो एकदम से अपडेट नहीं हुआ, कुछ 1 सेकंड या 2 सेकंड बाद हुआ, तो वो भी आपके लिए इतना बड़ा इशू नहीं हो, चलो 2 सेकंड बाद तो हो गया। तो इस तरीके के जो एरिया होते हैं वहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, जहाँ पे थोड़ा सा डिले मंजूर होता है। लेकिन कुछ एरियाज होते हैं जहाँ पर बिल्कुल भी डिले नहीं आप मंजूर कर सकते हैं, वो होते हैं आपके हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो डेफिनेशन क्या है, द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम विच गारंटीज द मैक्सिमम टाइम फॉर क्रिटिकल ऑपरेशन एंड कंप्लीट दैम ऑन टाइम आर रेफर टू एज हार्ड रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कि कोई ऐसा क्रिटिकल ऑपरेशन जिसे विद इन टाइम में करना है वो कहाँ पे यूज होते हैं, हार्ड रियल टाइम पे। और वाइल द रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम दैट कैन ओनली गारंटी अ maximum of the time, that is the critical task will get priority over other tasks but no assurity of completing it in a defined time, this system are referred to as soft। मतलब कि वो आपको ये तो श्योरिटी देते हैं कि ये विद इन टाइम हो जाएगा, लेकिन कभी कभी मतलब कि इतनी भी ज़्यादा नहीं देंगे, कभी कभी अगर डिले हो जाती है तो वो मैनेज करी जा सकती है। ऐसे केस में हम सॉफ्ट रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम को काउंट करेंगे। ओके, नेक्स्ट हमारा 6th आ जाता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सर्वर है, सर्वर के पास ही मेमोरी है, ठीक है, ये सारे सीपीयू हैं, मतलब कि सीपीयू क्या कह लीजिए आप, पूरा एक सिस्टम है, इनकी अपनी खुद की भी मेमोरी है, ठीक है, ये सब कुछ इनका है।
लेकिन जो मेन सर्वर है, जो डेटा मेन स्टोर होता है वो कहाँ पर स्टोर होता है, सर्वर पे। तो देखा जाए मल्टी प्रोसेसर में तो सिर्फ प्रोसेसर है, यहाँ पे तो पूरा पूरा सिस्टम है, ये सारे के सारे क्या है, अटैच्ड है इससे। तो ऐसे केस में क्या होगा, जल्दी से जल्दी और काम होगा, क्योंकि अपनी खुद की मेमोरी भी ले रहे हैं। हाँ, जो मेन डेटा है वो कहाँ से लिया जाएगा, सर्वर से लिया जाएगा और बाद में वो सर्वर को ही दिया जाएगा। लेकिन ये सारे प्रोसेसर, क्योंकि इनके पास अपनी खुद की मेमोरी भी है और इनके पास अपने जो रिसोर्सेज है वो सब है, तो इस कारण ये और तेजी से काम होगा। ये एक तरीके से नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे लैन, लोकल एरिया नेटवर्किंग। ओके, जो आपका लैन है वो इसके अंदर आता है, वैन है, ये जितने भी नेटवर्किंग सिस्टम होते हैं ये इसके अंदर आते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कंप्यूटर एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, वो एक दूसरे का डेटा निकाल भी सकते हैं। अभी हम आगे उसे पढ़ने भी जाएंगे कि नेटवर्क कंप्यूटिंग सिस्टम इज अ कलेक्शन ऑफ फिजिकल इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर। यहाँ पे जो जितने भी कंप्यूटर वो एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं नेटवर्क कंप्यूटिंग के अंदर। ओके, Network operating system is an operating system that include special function for connecting computers and devices into a LAN, जिसे कहते हैं हम लोकल नेटवर्क, लोकल एरिया नेटवर्क, और इंटर नेटवर्क। इसमें क्या होता है आपके NOS, जिसे हम बोलते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। NOS में क्या होता है, इसमें स्पेशल फंक्शनिंग होती है, जिसमें क्या होता है सारे कंप्यूटर और उनकी डिवाइसेस एक दूसरे से कनेक्टेड होती है थ्रू किसके, LAN के थ्रू। सम पॉपुलर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम आर, ये आपके मेन आपके जो शेयर कर सकते हैं नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को, वो है नोवल नेटवर्क, विंडोज NT 2000, लाइनक्स, सन सोलारिस, यूनिक्स एंड IBM OS 2। A typical configuration for a network operating system is a collection of personal computer along with a common printer, server and file server for archival storage, all tied together via a लोकल नेटवर्क। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, कि इसमें जो पर्सनल कंप्यूटर्स होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं और ये सब के सब क्या शेयर करते हैं, कॉमन प्रिंटर, सर्वर, फाइल सर्वर, जहाँ पे फाइल स्टोर होती है और जहाँ से आप डेटा निकाल सकते हो वहाँ पे डाल सकते हैं, ऑल टाइड टुगेदर। ये सब एक दूसरे से क्या होती है, टुगेदर अटैच्ड होती है। सम ऑफ द फीचर्स, ये कुछ फीचर्स है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के। पहला है प्रोवाइड बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम फीचर्स सच एज सपोर्ट फॉर प्रोसेसर, प्रोटोकॉल, ऑटोमेटिक हार्डवेयर डिटेक्शन एंड सपोर्ट मल्टी प्रोसेसिंग ऑफ एप्लीकेशंस। तो ये इसके बेसिक ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स है। ये क्या प्रोवाइड कराते हैं आपके, सपोर्ट फॉर प्रोसेसर, कुछ प्रोटोकॉल्स को सपोर्ट करते हैं, ऑटोमेटिक हार्डवेयर डिटेक्शन की अगर सपोज एक पीसी ये है, दूसरा पीसी ये है, ये दूसरे एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसने जैसी स्कैनर लगाया सपोज इसके पास है स्कैनर, इसके पास है प्रिंटर, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से क्या है, इंटरकनेक्टेड है सर्वर के थ्रू। ठीक है, तो अगर सपोज स्कैनर तो आप छोड़िए, सपोज इसको जरूरत पड़ रही है इसके पास है इंकजेट प्रिंटर, ठीक है, और इसके पास जो प्रिंटर है वो लेज़र है। इसे सपोज इस वाले पीसी को, पीसी 2 है, ये पीसी 1 है, पीसी 2 को लेज़र प्रिंटर की ज़रूरत है, तो वो इसके प्रिंटर से पीसी 1 के जो प्रिंटर है यहाँ से डिटेक्ट कर सकता है कि इसके पास ये प्रिंटर है, मैं चलो इसके लेज़र प्रिंटर से काम करा लेता हूँ। ऐसी पीसी 2 का सपोज लेज़र प्रिंटर ख़राब हो गया, तो वो क्या कर सकता है, पीसी 2 के प्रिंटर से अपना टास्क परफॉर्म करा सकता है। ठीक है, प्रोवाइड सिक्योरिटी फीचर्स सच एज ऑथेंटिकेशन, लॉग ऑन, रिस्ट्रिक्शन एंड एक्सेस कंट्रोल। इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि आप ऐसे नहीं है कि जैसे सपोज मैंने अभी आपको बताया ये पीसी 1 है और ये पीसी 2 है, माना ये एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे, ठीक है, ये एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है वाया एक सर्वर के थ्रू, लेकिन ये अगर सपोज इसे कोई फाइल भेजना चाहता है, ठीक है, या पीसी 2 इसे कोई फाइल भेजना चाहता है, या इसका प्रिंटर या कोई आउटपुट इनपुट आउटपुट डिवाइस यूज़ करना चाहता है, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। इनको एक लॉगिन ऑथेंटिकेशन के लिए इनको एक लॉगिन पासवर्ड वगैरह दे दिया जाता है। जब वो पीसी 1 इसमें आने से पहले वो डालेगा करेक्ट वन, तभी वो यहाँ पर आके अपना डेटा यहाँ से निकाल सकता है या इसे दे सकता है, ऐसे पीसी 2 कर सकता है, अदरवाइज ये पॉसिबल
नहीं होता है। प्रोवाइड फाइल प्रिंट, वेब सर्विसेज एंड बैकअप सर्विसेज। ये क्या क्या प्रोवाइड करवाता है? फाइल्स, एक दूसरे को हम फाइलें दे सकते हैं, प्रिंट करा सकते हैं एक दूसरे का डेटा, वेब सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं एक दूसरे की, एंड बैकअप सर्विसेज। सपोज ये अपने पास एक फाइल रखा हुआ है, बैकअप के लिए PC2 को देना चाहता है तो वो इसके पास भी ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। सपोर्ट इंटर नेटवर्किंग सच एज राउटिंग एंड वैन पोर्ट्स। ये यहाँ पे क्या होती है, ये सपोर्ट करता है इंटर नेटवर्किंग को वाया किसके थ्रू? राउटिंग के थ्रू और वैन पोर्ट्स के थ्रू। यूजर मैनेजमेंट एंड सपोर्ट्स फॉर लॉग ऑन एंड लॉग ऑफ, रिमोट एक्सेस, सिस्टम मैनेजमेंट एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पे ये मैनेज क्या क्या करता है, कैसे एक पीसी दूसरे पीसी में लॉग ऑन करें, वहाँ से लॉग ऑफ करें, कैसे रिमोटली वो उसे कंट्रोल कर सकता है, सिस्टम मैनेजमेंट, ये सब नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के टास्क है। यहाँ पे दो तरीके के नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, पीयर टू पीयर और होता है क्लाइंट सर्वर। पीयर टू पीयर क्या होता है, सबसे पहले हम उसके बारे में करते हैं डिस्कशन। पीयर टू पीयर में होता है नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ यूजर टू शेयर रिसोर्सेज एंड फाइल लोकेटेड ऑन देयर कंप्यूटर एंड टू एक्सेस शेयर रिसोर्सेज फाउंड ऑन अदर कंप्यूटर। यहाँ पर क्या होता है, एक दूसरे से वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, ये PC1 है, ये PC2 है, ये दूसरा, एक दूसरे से क्या कर सकता है, टू शेयर रिसोर्सेज, एक दूसरे की रिसोर्स शेयर कर सकते हैं। फाइल्स लोकेटेड ऑन देयर कंप्यूटर्स, एक दूसरे में जो फाइल के हैं वो एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। एंड टू एक्सेस शेयर रिसोर्सेज फाउंड ऑन अदर कंप्यूटर। मैंने जैसा भी आपको बताया, अगर एक रिसोर्सेज PC1 के पास है, दूसरा रिसोर्स PC2 के पास है, तो एक दूसरे का रिसोर्स भी शेयर कर सकते हैं। In a peer-to-peer network, all computers are considered equal. They all have the same privileges to use the resources available on the network. यहाँ पे क्या है, ये एक दूसरे का बहुत easily सबको एक जैसा ही privilege मिला होता है कि ये भी इसका ओनर है PC2 का, PC1 PC2 का ओनर है, और आपका जो PC2 है वो PC1 का ओनर है, क्योंकि वो सारी चीज़ें वो उसकी एक्सेस कर सकता है, क्योंकि इन सबको एक ही प्रिविलेज मिला हुआ है। कोई ऐसा नहीं, कोई किसी की कोई चीज़ एक्सेस नहीं कर सकता, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है इसके अंदर पीयर टू पीयर में। और दूसरी चीज़ क्या है, डिज़ाइन प्राइमरली फॉर स्मॉल टू मीडियम लोकल एरिया नेटवर्क, फॉर एग्जांपल विंडो फॉर वर्क ग्रुप्स। छोटे छोटे, जैसे एक आपका ऑफिस ही है, वहाँ पे 4 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं और सबको एक दूसरे का कभी कभी डेटा चाहिए या कुछ काम करवाना है, तो ऐसे जगहों पे पीयर टू पीयर नेटवर्किंग को यूज़ किया जाता है। ओके, यहाँ पे सबको एक जैसा प्रिविलेज मिला होता है। क्लाइंट सर्वर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, अलाउ द नेटवर्क टू सेंट्रलाइज फंक्शन एंड एप्लीकेशन इन वन और मोर डेडिकेटेड सर्वर। द फाइल सर्वर बिकम द हार्ट ऑफ द सिस्टम, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी। इसमें बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे जो सिस्टम्स हैं वो एक दूसरे से सर्वर के थ्रू कनेक्टेड है। किसके थ्रू कनेक्टेड है, सर्वर के थ्रू है। तो यहाँ पे बेसिकली जो भी डेटा वगैरह है वो कहाँ पर होता है, मेन जो डेटा है वो सर्वर के पास होता है, वो यहाँ से लेगा। अगर उसे कुछ PC2 से कुछ डेटा लेना है या PC2 से कुछ काम करना है, तो वो किससे कनेक्ट होगा, पहले सर्वर से। वो सर्वर को कहेगा कि मुझे उसका चाहिए, सर्वर फिर उसके पास जाएगा PC2 के पास, उसका डेटा निकाल के PC1 को देगा। इस तरीके से मेन जो काम है, इसका जो हार्ट है वो कौन है, सेंट्रल आपका सर्वर है। ओके, तो फाइल सर्वर जो है वो बिकम द हार्ट ऑफ द सिस्टम, प्रोवाइडिंग एक्सेस टू रिसोर्सेज एंड प्रोवाइडिंग सिक्योरिटी। डायरेक्टली PC1 PC2 के पास नहीं जा पाएगा, उसको सर्वर की ज़रूरत पड़ेगी। द वर्क स्टेशन क्लाइंट हैव एक्सेस टू द रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द फाइल सर्वर। यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज हैं उनकी एक्सेस कौन एक्सेस कर सकता है, कौन नहीं कर सकता, उन सब की इंफॉर्मेशन कहाँ पर स्टोर होती है, सर्वर के पास। अगर सर्वर मना कर देता है कि आप PC2 की वन जो है वो PC2 का रिसोर्स यूज़ नहीं कर सकता, तो वो कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारे के सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, लेकिन सर्वर के थ्रू होते हैं। ठीक है, यही इनको प्रोवाइड करता है कि कौन कौन सी चीज़ एक्सेस कर सकता है और कौन सा नहीं कर सकता। द नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम अलाउ मल्टीपल यूज़र, यहाँ पे आप मल्टीपल यूज़र साइमल्टेनियसली शेयर कर सकते हैं सेम रिसोर्सेज को वो एक साथ क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। नोवल नेटवर्क एंड Windows 2000 server are example of client server network operating system, ये इसके एग्जाम्पल है। लास्ट वन पे आ जाते हैं, जो कि है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है, ये भी बिल्कुल सेम होता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर
ये नोड 1 है, इसके पास अपनी खुद की मेमोरी है, प्रोसेसर है। ये नोड 2 है, इसके पास भी अपनी क्या मेमोरी है, प्रोसेसर है। देखा जाए तो ये सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। ओके, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम, अब आप कहेंगे ये तो सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है, लेकिन अभी आप डेफिनेशन पर आएंगे तो आपको पता चल जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम कंसिस्ट ऑफ अ नंबर ऑफ कंप्यूटर दैट आर कनेक्टेड एंड मैनेज सो दैट दे ऑटोमेटिकली शेयर द जॉब प्रोसेसिंग लोड अमंग द कंस्टिट्यूटेंट कंप्यूटर्स और सेपरेट द जॉब लोड। इसमें क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग सिस्टम में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ अ नंबर, काफ़ी सारे कंप्यूटर्स दैट आर कनेक्टेड, एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, एंड मैनेज्ड, और इस तरीके से मैनेज करे जाते हैं, सो दैट दे ऑटोमेटिकली शेयर द जॉब, ये आपस में क्या कर सकते हैं, जो टास्क है उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, और जिससे कि जो प्रोसेसिंग का लोड है वो क्या हो सकता है, शेयर हो जाएगा अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट कंप्यूटर्स और सेपरेट द जॉब लोड। अगर कोई काम मिला है तो ये सारे के सारे जो एक दूसरे से कनेक्टेड है ये इसको आपस में क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और जिससे कि क्या होता है, जॉब लोड आपका कम हो जाएगा। अब ये देखिए, ये स्लाइड बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ पे नेटवर्क और डिस्ट्रीब्यूटर दोनों को डिस्कस करा गया है, जिससे आपको पता चलेगा कि इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है। जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यूजर आर अवेयर ऑफ द एग्जिस्टेंट ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूजर को मालूम होता है कि मुझसे कितने कंप्यूटर अटैच्ड है। PC1 को मालूम होगा कि PC2 मुझसे कनेक्टेड है, PC2 को मालूम होगा कि PC1 मुझसे कनेक्टेड है, ऐसी PC3 को मालूम होगा कि PC1 मुझसे कनेक्टेड है, और PC1 को मालूम होगा PC3 मुझसे कनेक्टेड है। अगर सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है तो इन सबको मालूम होगा, क्यों, क्योंकि हम हमारे पास लॉगिन पासवर्ड होता है। अगर 1 को 2 के पास जाना है तो वो लॉग इन करेगा, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन 2 के पास होती है, तभी तो वो उसको पासवर्ड वगैरह सब प्रोवाइड कराता है। तो ये सारे एक दूसरे को जानते हैं कि हम सब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, हमारे साथ कितने कंप्यूटर हमसे कनेक्टेड है। क्यों, कैसे पता चलता है, क्योंकि हम लॉग इन कर सकते हैं टू रिमोट मशीन एंड कॉपी फाइल फ्रॉम वन मशीन टू अनदर। ओके, हम एक दूसरे एक मशीन में कॉपी लॉग इन कर सकते हैं ईजिली, और उसमें फिर हम क्या कर सकते हैं, एक दूसरे की फाइल को शेयर कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, अपनी मशीन में लेकर आ सकते हैं। ईच मशीन रन्स इट्स ओन लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम, इन सब का अपना अपना अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम। जरूरी नहीं कि जो ये अब PC1 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है वही PC2 भी करे और PC3 भी करे। ओके, इन सब के अपने अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, लेकिन हाँ वो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करने वाले होने चाहिए, बस ये इनके बीच में है कॉमन चीज। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, इन कंट्रास्ट इज वन दैट अपीयर टू इस यूजर आर ट्रेडिशनल यूनी प्रोसेसर सिस्टम इवन दो इट इज एक्चुअली कंपोज्ड ऑफ अ मल्टी प्रोसेसर। इसके अंदर PC1 को नहीं मालूम होगा कि मैं कितने PC से कनेक्टेड हूँ, ऐसे PC2 को नहीं मालूम होगा मैं कितने PC से कनेक्टेड हूँ। ये एक यूनी प्रोसेसर की तरह, यानी कि उसे लगेगा कि मैं इकलौता काम कर रहा हूँ, ऐसे PC2 को लगेगा कि मैं इकलौता काम कर रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो फर्क क्या होगा कि अभी पता चल जाएगा आपको। इन अ ट्रू डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम यूजर शुड नॉट बी अवेयर ऑफ वेयर देयर प्रोग्राम आर बीइंग रन और वेयर देयर फाइल्स आर लोकेटेड, दैट शुड all be handled automatically and efficiently by the operating system. True distributed operating system require more than just adding a little code to a uniprocessor operating system because distributed and centralized system differs in critical ways. Actually इसमें क्या होता है कि सब एक दूसरे को सबका जैसे ये आपका प्रोसेसर 1 है, ये प्रोसेसर 2 है, ये प्रोसेसर 3 है, ये कनेक्टेड तो है, लेकिन क्योंकि इनकी अपनी खुद की मेमोरी है, इनको जो डेटा चाहिए वो अपने पास रख सकते हैं। ठीक है, और इनको एक स्पेसिफिक टास्क दिया जाएगा, जैसे CPU आपके कंप्यूटर 3 को कुछ काम दिया गया, कंप्यूटर 1 को कोई काम दिया गया, कंप्यूटर 2 को, ये अपना अपना काम करेंगे। तो एक ही काम को कुछ सब टास्क में डिवाइड करा जाता है और ये अपना अपना काम करेंगे, ना ही किसी का कुछ लेते हैं और फिर एक दूसरे को करके ये वापस कर देते हैं कहाँ पे, सर्वर पे। ठीक है, distributed system for example often allow programs to run on several processors at the same time, thus requiring more complex processor scheduling algorithm in order to optimize the amount of parallelism achieves. इसके अंदर क्योंकि सबको एक एक टास्क प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो बेसिकली इसका जो एल्गोरिथम है इन इस तरीके के
ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, क्योंकि ये सब एक दूसरे सोचते हैं कि हम तो अकेले ही काम कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। एक टास्क है, ये सपोज एक टास्क है, इसके 3 टास्क है ABC। तो ए टास्क इसको परफॉर्म करने को दे दिया गया, बी टास्क इसको, सी टास्क इसको, और ये एक सेंट्रल में जगह है जहाँ पे ये अपना अपना टास्क भेज देंगे इसको। ठीक है, फॉलोइंग आर सम एडवांटेजेस ऑफ दिस टाइप ऑफ सिस्टम। ये इसके एडवांटेजेस है, एज देयर आर मल्टीपल सिस्टम इन्वॉल्व, यूजर एट वन साइड कैन यूटिलाइज द रिसोर्सेज ऑफ सिस्टम एट अदर साइड फॉर रिसोर्सेज इंटेंसिव टास्क। एंड फास्ट प्रोसेसिंग है इसकी, क्योंकि सारे अपने अपने प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, तो जल्द से जल्द काम होगा। लेस लोड ऑन द होस्ट मशीन, जो इसकी होस्ट मशीन होगी उसके ऊपर कम लोड होगा, क्योंकि वो सब जगह क्या हो जाता है, डिवाइडेड हो जाता है टास्क। अब हमारा क्वेश्चन आ जाता है कि दोनों तो सेम है, नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इनके बीच में डिफरेंस क्या है? पहला डिफरेंस, यूजर अवेयरनेस। जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है इसमें यूजर अवेयर होता है मल्टीप्लिसिटी ऑफ मशीन कि कितनी मशीन्स उससे अटैच्ड है। लट जो आपका डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें यूजर अवेयर नहीं होता है। ये एक आपका पहला डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस रिसोर्स एक्सेस का। जो नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, access to resources of various machine is done explicitly by remote logging into the appropriate remote machine or transferring data from the remote machine to local machine via the FTP, जिसे हम बोलते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल मैकेनिज्म। ठीक है, आप FTP यूज करके, जिसे कहते हैं फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आप नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम में रिमोटली लॉगिंग करके दूर से ही अपने रूम से बैठ के, अपने ऑफिस से बैठ के लॉगिंग कर सकते हैं दूसरे सिस्टम पे, और वहाँ से आप फाइल एक्सेस भी कर सकते हैं या वहाँ पे आप फाइल ट्रांसफर भी कर सकते हैं। बट डॉस यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, एक्सेस टू रिमोट प्रोसेस सिमिलर टू एक्सेस टू लोकल रिसोर्सेज। यहाँ पर एक्चुअली बेसिकली क्या है, कनेक्टेड है, वो एक दूसरे की मेमोरी भी शेयर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई लॉगिन का वो नहीं है कि भाई मैं लॉगिन करूँगा, मैं 1 को अगर 2 का डेटा चाहिए तो वो लॉगिन करेगा, वो बहुत इजीली इसका डेटा ले सकता है और शेयर कर सकता है। ठीक है, ऐसी 2, 3 का डेटा ले सकता है और उसे यूज़ कर सकता है। अगर उसे प्रिंटर लगा हुआ है इसके पास, आपके जो सिस्टम 2 के पास प्रिंटर लगा है, तो बहुत ईजिली जो आपका सिस्टम 1 है वो प्रिंटिंग का कमांड दे सकता है और सिस्टम 2 का प्रिंटर प्रिंट करना शुरू कर देगा। लेकिन यहाँ पे कोई लॉगिन का प्रोसेस नहीं होता। ये सबको ऐसा लगता है कि हमारे ये सब चीज़ें हमारी ही हैं। तो यहाँ पे एक्सेस टू रिमोट रिसोर्सेज सिमिलर टू एक्सेस आर लोकल रिसोर्सेज। अगर वो रिमोटली भी कहीं से, मतलब दूसरे ऑफिस का अगर मेमोरी या कुछ फाइल यूज़ कर रहा है, तो उसको इस चीज़ से नहीं है कि मैं इस पर रिमोटली लॉगिन करूँ, वो इसे बहुत ईजिली यूज़ कर लेगा। ओके, क्योंकि उसे वो अपना ही रिसोर्स लगता है। कंप्यूटेशन ऑफ डेटा माइग्रेशन, ये तीसरा इसका डिफरेंस है। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, ट्रांसफर द डेटा टू एंड फ्रॉम द रिमोट सर्वर एंड ओनली द सर्वर परफॉर्म द ऑल और मोस्ट ऑफ द कंप्यूटेशन। एंड डॉस में क्या होता है, ट्रांसफर द कंप्यूटेशन रादर देन द डेटा अक्रॉस द सिस्टम। यहाँ पर क्या होता है, जो नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हमने आपको बताया बीच में एक सर्वर होता है 1 और 2। ठीक है, अगर इसे कुछ डेटा चाहिए तो ये डेटा सर्वर से लेता है और फिर उसे वापस सर्वर पे भेज देता है। ऐसी जो आपका सिस्टम 2 है, इसे कोई डेटा चाहिए वो सर्वर से लेता है और बाद में उसे सर्वर पे ही भेज देता है। तो बेसिकली यहाँ पे ट्रांसफर किया जाता है डेटा टू एंड फ्रॉम द रिमोट सर्वर एंड ओनली द सर्वर परफॉर्म द ऑलमोस्ट ऑफ द कंप्यूटेशन। ये जो सर्वर है ये सारी कंप्यूटेशन करता है। ठीक है, कंप्यूटेशन ये नहीं करेंगे, ये सिर्फ उसके ऊपर वर्क करेंगे। जो फाइनल रिजल्ट निकाल के देगा वो कौन देगा, आपका सर्वर। ठीक है, और जो डॉस होता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, यहाँ पे क्या है, ट्रांसफर द कंप्यूटेशन रादर देन द डेटा अक्रॉस द सिस्टम। यहाँ पे पूरा का पूरा कैलकुलेशन करा जाता है और वो उस पर ट्रांसफर कर दिया जाता है, एक दूसरे को दे दिया जाता है। मतलब एक पूरा टास्क एक सिस्टम परफॉर्म करता है। ऐसा नहीं कि उसको कुछ ही काम करने को मिला है, वो पूरा टास्क परफॉर्म करेगा, उसका इवन कंप्यूटेशन तक वो करता है और फिर जिसे जो चाहिए वो उससे ले लेता है। प्रोसेस माइग्रेशन,
प्रोसेस को क्या किया जा सकता है, माइग्रेट किया जा सकता है। एनओस में क्या होता है, नेट एग्जीक्यूट एन एंटायर प्रोसेस, पूरे प्रोसेस को, एंटायर प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है, या फिर उसके कुछ पार्ट को एट द रिमोट सर्वर, ठीक है। या फिर डॉस के अंदर क्या होता है, एग्जीक्यूट एन एंटायर प्रोसेस और पार्ट ऑफ इट एट डिफरेंट साइट। यहाँ पे जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है एनओएस के अंदर वो सर्वर पर होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो प्रोसेस एग्जीक्यूट होता है वो सिस्टम अपना खुद से ही करता है, क्योंकि वो उसे लगता है मैं ही ये सब कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो भी मेन टास्क परफॉर्म होता है वो सर्वर पर होता है, ये सिर्फ उसके सबऑर्डिनेट्स हैं। एनो इसमें ये इसके क्या है, सबऑर्डिनेटेड, सर्वर ही मेन है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है इसके अंदर क्या है, हर जो सिस्टम है वही अपने आप में एक यूनि प्रोसेसर की तरह काम करता है, वही सब कुछ करता है। तो ऐसा नहीं है कि वो जो प्रोसेस है वो सर्वर पे ही जाके ही एग्जीक्यूट होगा, वो पर्टिकुलर सिस्टम भी उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर सकता है। और नेक्स्ट है उसका डिफरेंस, डेटा एक्सेस। डेटा एक्सेस क्या है कि जो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें क्या होता है, जो प्रोसेस होता है रन रिमोटली एंड नीड टू ट्रांसफर ऑल द डेटा टू द सर्वर फॉर प्रोसेसिंग। जो एनओ से है उसमें प्रोसेस रिमोटली तो वर्क करता है, मतलब कि सिस्टम वन जो है उसके ऊपर काम तो करेगा, लेकिन जो भी उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी वो कौन करेगा, सर्वर करता है, ठीक है। तो डेटा एक्सेस कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर जो आपका प्रोसेसिंग है वो कौन करेगा, सर्वर। और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है, जो प्रोसेस होता है वो रिमोटली रन होता है रादर देन ट्रांसफर ऑल द डेटा लोकली। वो कोई डेटा ट्रांसफर नहीं करेगा, वो अपने ही प्रोसेस पे उसके ऊपर वर्क करेगा और डेटा पे काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर क्या है, वो डेटा लेगा वापस कर देगा क्योंकि उसके उसके ऊपर काम करना है, लेकिन वो सब कुछ वैसे वापस सर्वर को करेगा, ठीक है। आर्किटेक्चर मॉडल क्या है, इसमें क्लाइंट सर्वर का मॉडल रहता है। क्लाइंट कौन होता है, आपका सर्वर, सॉरी, हाँ सर्वर आपका क्लाइंट, जो आपका सिस्टम है वो एज एन क्लाइंट का काम करेगा, ठीक है। और जो सर्वर है तो ये मेन सर्वर है, क्लाइंट सर्वर का हो गया। और जो डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है ये मास्टर स्लेव का मॉडल यूज़ करता है, यानी कि यही मास्टर है, बाकी को वो सकता है कि वो मेरे सारे स्लेव हैं, ठीक है। तो ये इनका आर्किटेक्चर मॉडल है। नेटवर्किंग में क्लाइंट सर्वर मॉडल यूज़ होता है और डिस्ट्रीब्यूटेड में मास्टर स्लेव का होता है। मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश करी है, लेकिन अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें से किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम पे, सो प्लीज़ डू कमेंट, ओके। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करिए। अगर आपका कोई कमेंट है, क्वेरी है तो कमेंट करिए, और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और अपने ग्रुप में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और हमारे वीडियोस के अपडेट लेने के लिए आप प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा हमारा चैनल। यह हमारा करंट अफेयर फंडा कैफ जो है वो हमारा पेज है, यहाँ पे डे टू डे क्विजेस और अपडेट्स मिलते रहेंगे आपको, तो आप प्लीज़ ज़रूर इसे लाइक करिए। और ये हमारा ग्रुप है नीचे, ग्रुप कैफ एकेडमी। तो अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप चाहे तो हमारे इस ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं और यहाँ पर अपने क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्टीज़ और जितने भी मेंबर्स हैं वो आपको ज़रूर इस पर रिप्लाई करेंगे। तो प्लीज़ डू शेयर आवर वीडियोस, आवर चैनल अमंग्स योर फ्रेंड्स, और प्लीज़ लाइक आवर चैनल। और आपको एक और चीज़ बता दें कि हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपको ये सारे लिंक भी अवेलेबल होंगे। अगर आपको लिंक नहीं मिल पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे जाके इन लिंक पे क्लिक करके सीधा डायरेक्ट हमारे फेसबुक पेज और ग्रुप पे आ सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दैट्स द एंड ऑफ आवर लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।